हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू आर वाचिंग हैशटैग लखनऊ। आज हम आए हैं बरेली में बेग हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अनीस बेग जी से मिलने। उनसे मिलकर जानेंगे कि अगर उनको समाजवादी से टिकट मिल जाता है तो वो जनता के बीच किन वादों और किन बातों के साथ जाएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं। लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके कैरियर की ओर। डॉक्टर अनीस बेग। डॉक्टर अनीस बेग जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुआ। उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई 1999 में पूरी की और 2002 में डॉक्टर अनीस जी ने पीजी कंप्लीट कर अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में की। 2012 में उन्होंने राजनीति में एमएलए पद से इलेक्शन लड़े और तब से लेके अब तक डॉक्टर अनीस जी डॉक्टर बन के जनता की सेवा कर रहे। डॉक्टर अनीस जी का लक्ष्य है कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जीत हासिल कर अपने बरेली को तरक्की की ओर ले जाना और जीतने के बाद बरेली के लोगों को रोजगार, अच्छी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन देना और डेवलपमेंट करना। गुड आफ्टरनून सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग लखनऊ में। तो सर, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर हैं, बेग हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनीस जी, और आप जो है समाज सेवा करते ही हैं लोगों की। लेकिन सर, ये आपने राजनीति में आने का क्यों सोचा? ऐसा क्या रीजन था जो आप राजनीति में आने का सोचा? देखिए, बरेली में मैं 2004 में आया और 2004 में मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, बेग हॉस्पिटल एंड फैमिली मैटरनिटी के नाम से यहाँ पर। तो मुझे शुरू से ही, बचपन से ही जब होश संभाला, जब से ही राजनीति का शौक भी है और साथ साथ मेरा एक सपना था, मेरा एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ। और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और मैं मेहनत करने के बाद में मैंने कोचिंग की, उसके बाद एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने अपना पीजी कोर्स किया आगरा से। और उसके बाद में मैंने अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अपने प्रोफेशन ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अपने प्रोफेशन से। लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों से भी मोहब्बत करता हूँ और लोग मुझसे, जैसे मैं बरेली में आया 2004 में, तो जब लोग बैठा यहाँ पर तो लोग जुड़ते गए मुझसे, पूरे बरेली शहर के लोग, चाहे वो बरेली कैंट के हों, चाहे बरेली सिटी के लोग हों, पूरा शहर बरेली एक ही है। यहाँ पर लोगों ने बहुत मोहब्बत दी मुझे और मैं लोगों की, जैसे मैं डॉक्टरी, जैसे आपने कहा कि समाज सेवा है, तो असल में डॉक्टर तो है समाज सेवा, लेकिन सामाजिक तरीके से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उस पर नज़र गई मेरी। लोग, बहुत गरीबी है यहाँ पर, बहुत मजलूमी है यहाँ पर बरेली में, बहुत हर चीज़ पिछड़ी हुई है यहाँ पर। तो लोगों की मैं सेवा करता था, उसी में लोग पता नहीं कहाँ से, मेरे घर में पॉलिटिक्स रही है, मेरे बड़े भाई 3 बार के विधायक रहे हैं मीरगंज के, तो हम लोगों के मतलब जिसे कहते हैं राजनीति की जीन्स तो है ही हमारे अंदर। तो उसी में ही लोग जो है मुझसे कहने लगे आके कि आप डॉक्टर के रूप में एक समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और वो अच्छे तरीके से समझेंगे अपने लोगों को और बरेली को, तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसी सिलसिले में मुझसे पॉलिटिकल पार्टी मिली और 2011 में मैंने यहाँ से मेयर का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद में 2012 में वो पोस्टपोन हो गया इलेक्शन किसी वजह से। 2012 में मैं यहाँ से सबसे पहले मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा बरेली से। तो लोग जुड़ते गए, लोगों की मोहब्बत मिली, समाज सेवा मैंने इधर से की और फिर बरेली की भी समाज सेवा की, इसी जुनून ने मुझे पॉलिटिक्स में लिया। सर, जैसे कि अभी हमने देखा है कि आप 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट विधानसभा दोनों से अप्लाई कर रहे हैं। तो सर, इसका क्या मतलब है कि आप दोनों से अप्लाई कर रहे हैं और आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी और कोई क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए, मैंने जब से पॉलिटिक्स में आया तो बरेली शहर एक ही शहर है ना, यहाँ पे कैंट ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, तो पूरे लोगों से जुड़ा हुआ है मुझे। और मैं जब मेयर का इलेक्शन लड़ा था 2011 में, तो पूरे शहर में घूमा था, सब लोगों से मोहब्बत मिली थी मुझे। उसके बाद में फिर मैंने 2 इलेक्शन यहाँ, मेयर डॉक्टर तोमर सर हैं, तो उनको मैंने 2 इलेक्शन यहाँ मेयर के लड़ाए, तो वो भी दोनों में आते हैं, कैंट और विधानसभा भी आती है, शहर विधानसभा भी आती है। उसके बाद में यहाँ पर अभी एक एमपी का इलेक्शन पहले उमेश गौतम जी का हुआ, बहुजन समाज पार्टी में था मैं, और वो भी बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, तो उनको लड़ाया मैंने, वो भी बरेली कैंट से, बरेली शहर से था। उसके बाद में तीसरा अभी पिछली 2019 में माननीय भगवत सरन गंगवार जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे एमपी का, तो उसमें भी मैंने बहुत मेहनत से बरेली कैंट से, बरेली शहर से इलेक्शन लड़ाया था।
तो दोनों जगह के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो चाहे मुझे 124 से लड़ाएं या 125 से लड़ाएं, जिस सीट पे लड़ाएंगे पूरी मेहनत से लड़ूंगा। और लोगों का इतना प्यार और इतना मोहब्बत मेरे साथ में है कि मैं सीट उनको जिता के दूंगा। सर अगर आपको टिकट मिल जाता है, चाहे 124 से चाहे 125 से, तो सर आप किन वादों को लेकर जनता के बीच जाएं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने और यही चीज़ होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कमी है तो वो नौकरियों की कमी है। बेरोजगारी चरम पे है, इतनी ज़्यादा बेरोजगार हैं युवा। और इन्होंने जैसे कहा था कि हर साल हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, जो उनका भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहाँ दी उन्होंने नौकरी, बताइए आप मुझे। कल आपने देखा होगा, देखिए कल कलेक्ट्रेट के सामने कितने, एक ज़रा सा मीडिया पे चला, कितने बेरोजगार इकट्ठे हो गए। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, सबसे पहले हम लोग उसको लेके जाएंगे। और जैसे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है और हमारा आने वाला है मैनिफेस्टो, उसमें सबसे पहली घोषणा होगी कि हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे पहली कैबिनेट में। और उसके बाद में गरीबों को, अब बिजली कितनी महंगी, सबसे ज़्यादा महंगी अगर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो बिजली है। बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। जैसे अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है 300 यूनिट गरीबों को बिजली, घरेलू बिजली फ्री मिलेगी और उससे लगभग एक गरीब परिवार का लगभग साल में 20,000 रुपये बचेगा। और उसके बाद में सबसे पहले बेरोजगारी बताई, फिर मैंने कहा बिजली देंगे फ्री। उसके नंबर 3 हम लोग काम करना चाहते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस लगी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, इतनी त्राही बड़ी थी। और वो नज़ारा था, किसी ना किसी ने, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हर किसी ने किसी अपने नज़दीक को खोया है, अपने रिश्तेदार को खोया है। उसका जिम्मेदार कौन है? और जो इनको खो दिया उनकी ये हालत, कब्रिस्तानों में जगह नहीं, उनको शमशानों में इन्होंने किस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी, उन लोगों को जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही थी। तो ये हालत हेल्थ की थी। अगर अभी कोरोना वेव आ जाए, अभी तो आई है जो 3rd वेव, उसमें क्या है, अभी तो इतना मोर्टिलिटी नहीं है। और ऊपर वाला न करे कि इतना ज़्यादा हमें त्रासदी देखना पड़े जैसे सेकंड में देखिए। अगर आगे तो फ्यूचर मर जाएगी, इनके पास है ही नहीं कुछ भी। हेल्थ के नाम पे बिल्कुल बहुत बड़ा हालत है। खास तौर से बरेली की बात करूँ अगर आप, तो यहाँ पर मेरे पास गरीब बच्चे आते हैं और बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर पाते। और अगर एडमिट भी हो गए तो जल्दी छुट्टी करा लेते हैं, भले से उनके बच्चे मर जाए, उनके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सरकारी हॉस्पिटलों में अगर ऐसी सुविधाएं मिले उनको, ताकि पूरा इलाज मिल सके उनको, तो क्या वो आएंगे प्राइवेट में? नहीं आएंगे। ऐसी कम से कम सुविधाएं तो होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटलों में। तो इनके पास में इन्होंने कुछ नहीं किया हेल्थ के नाम पे। अगर किसी ने इस बरेली में अगर हेल्थ देने का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। 300 बेडेड हॉस्पिटल आपको पता होगा यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें कोरोना का मरीजों का इलाज हुआ है। उस 300 बेडेड हॉस्पिटल अगर देने का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया हेल्थ का, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी ने दिया है यहाँ पर। उसके बाद में आप एजुकेशन को कराइए। एजुकेशन का क्या हाल है? एजुकेशन में आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो बहुत बड़े आदमी है, वो अपने कॉन्वेंट में स्कूल बच्चे पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? उसकी क्या हालत है? सरकारी स्कूल क्या दुर्दशा है? क्या वहाँ पर अपना बच्चा भेज सकते हो आप, या मैं वहाँ पर अपना बच्चा पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो हेल्थ में फेल हैं ये लोग, एजुकेशन में फेल हैं, जो रोज़गार देने में फेल हैं ये लोग। और बात करूँ अगर आपको मैं, तो बरेली की खास तौर से डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत डिफरेंस ला के दे दिया है। अगर मैं आप कहो कि डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है बरेली में, डेवलपमेंट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कहाँ का हो रहा है? सिविल लाइन्स का। कहाँ का हो रहा है? राजेंद्र नगर का। जहाँ रोड है, रोडों पे रोड पड़ रहे हैं। आप देखिए ज़रा हजियापुर जाके, आप देखिए ज़रा संजय नगर जाके, आप देखिए ज़रा छोटी बिहार जाके, आप देखिए परसा खेड़ा जाके, आप देखिए जाके आप खड़गवा जाके। यहाँ पर ये भी तो शहर है। यहाँ पर 2 भागों में डेवलपमेंट को डिवाइड कर दिया है इन्होंने। एक तरफ जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ रोडों पे रोड पड़ रहे हैं, एक जहाँ गरीब जनता रहती है वहाँ पर रोडों के नाम को कुछ नहीं है, खाने पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत बुरी हालत है, डेवलपमेंट में भी फेल। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है रोडों पे रोड डल रही हैं और कहीं रोड ही नहीं डल रही हैं। एक तो आपको ये समस्या लग रही है कि ये समस्या है, और आपको क्या लगता है कि आपके और क्षेत्र में क्या ऐसी परेशानी है जो आपने देखी है और आप उसे जल्द से जल्द करना चाहते हैं? सही देखिए, मैं कोई डॉक्टर हूँ, सबसे पहले तो मेरा हेल्थ को बचा जाता है ध्यान कि मुझे लगता है कि
अगर मैं किसी एरिया में जाता हूँ तो वहाँ पर कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब और पेशेंट हैं, उनको इलाज मिलना चाहिए। तो हर मोहल्ले में कम से कम, हर मोहल्ले में हमें दूसरे स्टेटों से कम एग्जाम्पल लेना चाहिए। एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, एक पीएससी होना चाहिए, और पीएससी के साथ साथ उसमें डॉक्टर भी होना चाहिए। ये नहीं कि पीएससी खोल के रख दिया आपने, वहाँ कंपाउंडर को बिठा दिया, तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। वो तो झोला छाप डॉक्टर है, वो भी इलाज कर रहे हैं। तो कम से कम एक पीएससी हो हर मोहल्ले में, हर जगह, और वहाँ पर डॉक्टर हो, इलाज मिलना चाहिए गरीबों का, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर उन लोगों को रोड मिलना चाहिए जैसे शहर में है। उन लोगों को रोड के साथ साथ उन लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए। और साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है लोगों को, गरीबी को उठाने के लिए, जो हम लोग आज बरेली में देख रहे हैं कि एक मेन काम, मेन व्यापार यहाँ पर बरेली का जो था वो वो था, जो बोलते हैं जरी दरोजी, जरी का काम बहुत था। उसमें क्या था जरी दरोजी में कि जो मैंने देखा था, जो बहनें थी हमारी, वो घर में रह के, उनको रोजगार तो मिलता था, गरीब लोगों की लड़कियां होती थी, वो अपना काम करती थी और काम करके इतना पैसा जोड़ लेती कम से कम कि वो अपनी शादी तक कर लेती थी, अपने घर के खर्चे चला लेती। वो सारा काम खत्म हो गया है जब से ये लोग जीएसटी लेके आए हैं। जब से छोटे मोटे कारोबार तो बंद ही हो गए हैं। कम से कम कुछ सोच के लाना चाहिए था। कोई अगर कानून लेके आए, सोच के लाना चाहिए था। छोटे मोटे कानून जो कारोबार थे वो बिल्कुल बंद हो गए। उसमें चाहूँगा कि कम से कम वो कारोबार जो हमारी गरीब बच्चियों के लिए था, वो कम से काम करती थी, जरी दोजी का काम, ऐसे कम से कम मैं माननीय अखिलेश यादव जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे कहूँगा कि बरेली के लिए कम से कम ऐसा करें कि ये काम आगे बढ़े, हमारा इंटरनेशनल लेवल तक जाए कम से कम ये काम। सर, आपने अपने वादे और अपनी बातें तो बता दी कि आप क्या जनता के लिए करेंगे और क्या लेकर जाएंगे। सर, हम आपसे बस एक ये जानना चाहेंगे कि आप एक ऐसा रीजन बताइए कि जनता आप ही को वोट दे। आपके अंदर क्या ऐसा रीजन है? जी, वो तो ये जनता जानती होगी बरेली की, मैं क्या बता सकता हूँ। अपने बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे जिस हिसाब से इस बरेली की पूरी, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जिसे मुझे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस बरेली की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, जो यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है हमारी बरेली में। यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं, ईसाई भाई भी रहते हैं। मैं चाहता हूँ एक ऐसी मिसाल बने ये बरेली, जहाँ पर हमारे पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की रहें। जैसे गुलदस्ता होता है, ऐसी सब लोग मिल के एकजुट होकर रहें, और इस भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत की राजनीति करी है उस सबको ख़त्म किया जाए, और बरेली को एक खूबसूरत शहर और एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का ऐसा मिसाल भरा शहर हो कम से कम, जो दुनिया में इसका मिसाल बने। और आप लोगों को लगे, मुझे जनता की से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि डॉक्टर अनीस बेग, यहाँ पर आप देखिए 2004 से आया हूँ, मैंने जनता की सेवा करी है। अगर लोगों को लगेगा, और लगा होगा, लोग कह भी रहे हैं इस बात को, अगर उनको लगे कि मैं आपके पूरे वादों पे खरा उतरूंगा, मैं आपके बीचों में काम कर सकता हूं, मैं इस बरेली के कुछ काम आ सकता हूं और आप लोगों की सेवा कर सकता हूं, तभी मुझे चुनें। अच्छा सर, एक हम आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत अहम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करेंगे। अगर आप सर राजनीति में आपका इंटरेस्ट नहीं होता या फिर आप डॉक्टर नहीं होते, तो आपने अपने प्रोफेशन में कहाँ जाने का सोचा था, क्या करने का सोचा था? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता ये तो, क्योंकि मैंने जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ, और मुझे इंशाल्लाह अल्लाह को पूरा भरोसा है। मैंने जो मांगा है अल्लाह ताला से, और अभी तक मैंने जो ठाना है वो बड़े खूबू से, बहुत मेहनत से करता हूँ। जैसे मैं डॉक्टर बना, बेसिकली मैं एक गांव से आया हूँ, उसके बाद में स्कूलिंग मेरी बहेड़ी में हुई, यहाँ पर हुई। तो मुझे कैसे मिला, मैंने कंपटीशन यहाँ बीट किया SC/ST का, तो मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, और पूरा भरोसा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और मैंने पहले भी कहा था, मुझे अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है, और प्रोफेशन से इसलिए मोहब्बत है कि एक प्रोफेशन डॉक्टर पेशा ऐसा है कि जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, जहाँ आप समाज सेवा कर सकते हैं। इसलिए कोई इधर उधर सोचने की कोशिश नहीं करता। और दूसरा मैंने ठाना है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और मैं MLA बनना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ इस समाज में। तो अब अल्लाह ताला क्या बनाए और जनता क्या बनाए बरेली की, ये तो उसके ऊपर। सर, हम चाहते हैं कि आप जो है एक लास्ट मैसेज, हम इसी इंटरव्यू को यहाँ खत्म करते हैं एक लास्ट मैसेज के साथ, कि आप जनता को और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बिल्कुल एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और वो क्योंकि एक ऐसे नेता हैं, ऐसा विजन है उनका,
मैंने बहुत नेताओं को देखा भी है। मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैंने कहा था पहले भी, पॉलिटिक्स में बहुत मुझे इंटरेस्ट है। उनका ऐसा विजन है, वो सबकी सोचते हैं, वो सबका विकास चाहते हैं। बरेली का ले लिए तो इतना विकास किया है उन्होंने, चाहे आप शाहबंदगंज का पुल ले लिए, 300 बेडेड हॉस्पिटल ले लीजिए, जितने लिंक रोड हैं वो ले लिए, बरेली की बात कर रहा हूँ मैं। और इतनी स्कीम लेके आए महिलाओं के लिए, आपके लिए बता रहा हूँ कितनी, 1090 लेके आए। क्या है वो, कितने अच्छे महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लेके आए। यहाँ पर क्राइम के लिए सबसे 100 डायल, जहाँ पर कि 10 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती थी किसी क्राइम पे सीन पे, वो लेके आए यहाँ पर है। उसके लिए जो हमारी माँ बहनें जो एम्बुलेंस लेके आए, 108 लेके आए ये, जहाँ पर जो हमारी माँ बहनें जहाँ पर गाँव में होती थी हमारी, उनको डिलीवरी होती थी, डिलीवरी पेन होते थे, नहीं आ पाती थी, एम्बुलेंस से गाँव से आ जाते हैं लोग अब एम्बुलेंस इजली। तो देखिए विजन, देखिए उन्होंने सोचा महिलाओं के बारे में, 108 लेके आए, 1090 लेके आए, उन्होंने क्राइम के बारे में सोचा। सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में इसकी तारीफ हुई 100 डायल की। तो एक ऐसा नेता चाहिए। बाकी नेता देख लीजिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे नेता का विजन देख लीजिए, जो डेवलपमेंट की बात करता है, जो महिलाओं की बात करता है, जो रोजगार की बात करता है ना, जो हेल्थ की बात करता है, जो एजुकेशन की बात करता है, ऐसा विजन है। तो मैं उस नेता से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं बरेली की सेवा कर सकता हूँ और बरेली आपको जीत के दे सकता हूँ, जो अभी तक बरेली और कैंट तो जीता है एक बार, लेकिन बरेली शहर सिटी का सोच रहा हूँ, कभी कोई भी यहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए यहाँ पर, तो मुझे ज़रूर टिकट दें। और उसके आपके पूरे, अगर आप मुझे टिकट देंगे और लड़ाएंगे अगर यहाँ से, तो मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ की बरेली की सेवा कर सकूँ। तो मुझे ज़रूर लड़ाएं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हैशटैग लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हैशटैग, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जय समाजवाद, जय हिंदुस्तान।